बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन जो रहनुमा हैं फैसलाबाद से, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम के वो मेंबर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब की, और हम आज जो है वो आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर पे उनसे पूछेंगे कि इतने मुश्किल मुआशी हालात में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हुकूमत क्यों ली, और इसके साथ साथ उनके मुकाबले में अभी मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा रियाज साहब को जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया है NA 110 और आने वाले इलेक्शन में NA 104 का। तो अगर राजा रियाज साहब को ये टिकट दिया जाता है तो राना एहसान अफजल का अगला लाहेअमल क्या होगा, ये सारी बातें उनसे पूछेंगे। और चलते हैं राना एहसान अफजल के घर। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम के जो है वो मेंबर भी हैं। तो हम उनसे आज जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हैं राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मुआशी हालात जिस तरह बिगड़े हुए हैं, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने तो इसको बड़ी गौर से बड़े करीब से जो है वो स्टडी किया है, तो क्या मुस्लिम लीग नून को इन मुआशी हालात में शॉर्ट टर्म के लिए ये हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए? देखें, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत इसलिए ली है कि वो मुल्क को इस खाई से, इस दलदल से निकालें। और हम पहले पिछले 4 साल PTI के हम शोर मचाते रहे कि इनके पास कोई मईशती प्लान नहीं है, और खुदा ना खास्ता ये मुल्क को उस दोहराए पे ना खड़ा कर दें जहाँ से वापस उसको बेहतरी की तरफ ले जाना जो है वो मुमकिन ना हो। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने इन मुश्किल हालात में, ये जो लोग कहते हैं कि बहुत इमरान खान के को आसान रास्ता दे दिया और ख़ुद मुश्किल में फंस गए, नहीं, हम मुल्क के लिए आए हैं, मुल्क को इस मईशती दलदल से निकालने के लिए आए हैं, और हमने उसका आगाज़ कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ये जो 4 साला हुकूमत थी, इसका सबसे बड़ा जो क्राइम था वो ये था कि आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, डॉलर्स की शॉर्टेज थी, और वो ख़ुद इमरान खान कह रहा था कि ये 1.5 माह की हुकूमत जो है इसको श्रीलंका ना बना दे। यानी कि 1.5 माह की हुकूमत श्रीलंका कैसे बनाएगी? ये तो सारे उसके किए धरे थे जो हम समेट रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब एक जो चैलेंज था वो ख़त्म हो चुका है। जो चैलेंज था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, डॉलर्स की शॉर्टेज का, वो IMF के प्रोग्राम के रिज्यूम होने से, और ये जो चाइना से 2.3 अरब डॉलर आया है, उससे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, एक आम आदमी जो है, जो दिहाड़ीदार है या फिर छोटा कारोबार करने वाला है या फिर सैलरी पर्सन का जो बंदा है, तो कैले मजदूर जो है, उसको IMF के फार्मूले का जो है वो समझ नहीं है। वो कहता है कि जी हमें IMF का नहीं पता, हमें तो सस्ता घी, सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली, सस्ती गैस चाहिए। उसको ये मतलब कैसे समझा पाएगी ये हुकूमत? देखिए, उसको समझाना जो है, मैं समझता हूँ इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वो इसी मीशत का हिस्सा है। देखें, अगर इस मुल्क के डॉलर ख़त्म हो जाते तो डॉलर, जो चीज़ें इस मुल्क में डॉलर के ज़रिए आती हैं, जिस तरह तेल है, आपका खुर्दनी तेल है जिससे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, और बेनतहाशा अशिया हैं, लोहा है, मेटल है, तो वो सब चीज़ें आना बंद हो जाएंगी अगर डॉलर शॉर्ट हो जाए, और वो बहुत बेनतहाशा महंगी हो जाएगी। आज तो हम चीख रहे हैं कि ये 233 रुपये या 235 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन अगर आपके पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं तो वो पेट्रोल शायद आपको 800 का भी ना मिले। तो ये जब आप दिवालियेपन की तरफ जाते हैं तो ये कुछ, और यहीं से हमने, इधर से ही हमने गाड़ी मोड़ी है मईशत की, और दिवालियेपन से इस मुल्क को बचाया है। बेशक महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये महंगाई हमें ये फेस करनी पड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गैर मामूली सूरत हाल है जहाँ हमें ये मुश्किल इक़दामात लेके, आज मुश्किल फ़ैसले करके कल आसानियाँ हम जो है वो आवाम को दे सकते हैं, बजाय कि आज अगर हम आसानियाँ देने में आ जाएं और कल हम दिवालिया हो जाएं, तो ये एक गलत फार्मूला होगा। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की मुश्किलात को देखते हुए पंजाब का जो बजट है, जो सूबे, जो फेडरल बजट है, वो उसने इन्हीं चीज़ों को केटर किया है कि हम आटे को सस्ता करें। अब आप देखें, यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो 40 रुपए किलो का आटा मिल रहा है, चीनी जो है वो 70-75 रुपए के ऊपर आ चुकी है। इसी तरह हमारी कोशिश है कि वो 2000 रुपये बेशक कम लगते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है,
जो पेट्रोल के महंगे होने पे हमने वो दिए रिलीफ, लेकिन उन 2000 का मतलब है तकरीबन 8-9 लीटर जो है वो 400-500 किलोमीटर की आपको एवरेज देता है। तो मैं समझता हूँ कि मोटर बाइक साइकिल्स के लिए वो 2000 की जो 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 रिलीफ है वो उनकी थोड़ी मदद करेंगे। इसी तरह जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको हम जो है ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि वो और लोग उसमें इंक्लूड हों। तो देखें, हुकूमत की कभी ये हमें इससे खुशी तो नहीं हुई कि हमने तेल महंगा कर दिया या हमने बिजली महंगी कर दी है, लेकिन अगर आप खसारे करते जाएंगे, अदारे जो हैं वो लॉस करते जाएंगे और उन लॉस को आप सूद से कवर करेंगे और वो सूद भी 15-16% के ऊपर होगा, तो फिर ये मुल्क तो नहीं चल सकता। आज हमने देखें अमीरों पे टैक्स लगाए हैं, आम आदमी पे टैक्स नहीं लगाया। हमने अमीर कंपनियों से जिनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे, प्रॉफिट पे टैक्स लगाए। तो हमारी कोशिश है कि इस मुश्किल वक्त, ये जो आने वाले 5-6-7-8 माह होंगे, ये मुश्किल फ़ैसले करके हम दुरुस्त सिम पे आ जाएं और फिर जब हम इस दलदल से निकलते हैं, बेहतरी की तरफ आते हैं, तो अवाम को और रिलीफ दी जा सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि जो भी हुकूमत आती है, मतलब जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उनकी जानिब से कहा गया कि पिछली हुकूमत ने जो है वो बड़े मामला जो गड़बड़ किए हुए थे। अभी पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आई है, अपना टर्म पूरा कर रही है 2023 तक का। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3.5 साल जो है वो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम कब तक लगे रहेंगे? कब तक आईएमएफ का जो प्रोग्राम जो है वो इसी तरह चलता रहेगा और पाकिस्तान मजीद जो दलदल में फंसता रहेगा? कब निकलेगा ये दलदल? देखिए, हम समझते हैं कि शायद ये आईएमएफ का प्रोग्राम है जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात उठाना पड़ रहे हैं। ऐसे नहीं है। देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम आपको क्या कहता है? आईएमएफ का प्रोग्राम आपको कहता है कि आपकी हुकूमत की आमदन जो है और उसके अखराजात जो हैं बराबर नहीं है। उसमें इतना फ़र्क पड़ गया है कि शायद वो आने वाले चंद साल भी ना गुजार सके। तो वो कहते हैं इस फ़र्क को ख़त्म करें। आप अगर बिजली बेच रहे हैं, इस मुल्क में अगर आप बिजली बेच रहे हैं और आप 100 यूनिट बेचते हैं और रिकवरी आप सिर्फ 70 यूनिट की करते हैं, तो इस तरह का खसारा कितनी देर चलेगा? नहीं चल सकता ना। आप वो 30 यूनिट के पैसे कब तक भरते रहेंगे? तो ये आपको आईएमएफ कहता है इन चीज़ों को दुरुस्त करें। अगर मैं और देखें, ये आपने कहा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, तो ऐसे नहीं है कि ये हमारी हुकूमत भी ख़राब थी फिर पीटीआई भी ख़राब थी। ये देखें, आप एक इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आपको तयन करना चाहिए है, या जो माइशती माहिरीन हैं उनको तयन करना चाहिए कि किसकी हुकूमत ने कितनी कारकर्दगी की। देखें, हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, हमारे दौर में 5% से महंगाई की शरह कम थी। हमारे दौर में दहशतगर्दी के 2 से 3 हज़ार बम फटते थे एक साल के अंदर। हमें ये मुल्क मिला था, हमने वहाँ से दहशतगर्दी को ख़त्म किया। हमने जो बिजली के अंधेरे थे उनको ख़त्म किया, गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया, हमने महंगाई को काबू किया। हमने सीपैक जैसा प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा सरमायाकारी हुई। तो ये हमारी कारकर्दगी थी। देखिए, अब पीटीआई के दौर में आप मुझे गिनवा दें अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है। पीटीआई के दौर में रुपए की कदर जो है वो 40 से 50% गिर गई। पीटीआई के दौर में आपने मुल्क के 76% उनके बकौल और हमारे बकौल 80% कर्जे जो पूरी मुल्क की तारीख में उठाए गए, इन्होंने उठा लिए। पीटीआई के दौर में महंगाई की शरह आसमानों से बातें करती रही। तो अब हमारी हुकूमत आई है, अब हम इनको उनका जो गंद है उसको समेट रहे हैं। चंद महीनों में इंशाल्लाह ताला या एक आधे साल में हम उस पर काबू पा लेंगे और फिर वही दौर जो आपने पहले देखा था मुस्लिम लीग नून का, हम उसी तरह की रिलीफ जो है आवाम को देंगे, महंगाई पे काबू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें समझनी है। देखें, पीटीआई के दौर में जो तेल था, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल $50 फी बैरल था, $60 फी बैरल था, $70 फी बैरल हद जो है वो गया। और इस साल जो है वो $101 फी बैरल उसकी एवरेज कीमत आ रही है। वैसे तो 120 पे 111 पे आजकल अभी वो घूम फिर रहा है। तो कहने का मतलब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें 100 से ऊपर शायद 2008-9 में गई थी आखिरी दफ़ा। तो दुनिया में भी गैर मामूली सूरत हाल है। महंगाई बहुत तेज़ी से फैल रही है। वो रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कनक की शॉर्टेज है। कनक दुनिया में जो है वो 5-6 हज़ार रुपये मन चला गया है। यहाँ तो आपका फिर वो 2000 के लगभग है। इसी तरह आप देखें कि दुनिया
दुनिया में ये कुकिंग ऑयल की कीमतें कहाँ चले गई हैं, फर्टिलाइज़र की कीमतें कहाँ चले गई हैं। तो हम तो फिर भी इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि एक आम आदमी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में गैर मामूली सूरत हाल है, वो भी चंद महीनों में क्लियर आउट होएगी। हमने रुपए, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि रुपए की गिरावट को हम रोकें और इसको रिवर्स करें, वो होना शुरू हो गया। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि एक इन्फ्लेशन का जो साइकिल है वो पूरी दुनिया में जो इस वक्त है, तो यही चीज़ें इमरान खान साहब भी बताते थे, कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का सैलाब आने वाला है। वही बातें जब आप हुकूमत में आए हैं तो सेम वही बातें हैं जिस तरह खान साहब जो है वो बताते थे। बहुत मेजर फ़र्क है, बहुत मेजर फ़र्क है। देखें, इमरान खान की जो महंगाई थी, एक तो दुनिया की महंगाई थी, दूसरी महंगाई थी रुपए की गिरावट की वजह से। रुपया गिरता चला जा रहा। देखें, इस साल के शुरू में 155 के करीब रुपया था डॉलर के इव्स, आज वो जो है वो 214 212 के करीब चला गया। यानी कि ये पूरा जो दौर जिसमें रुपए की गिरावट हुई, इसकी वजह ये बनी कि आपने डॉलरों का बंदोबस्त नहीं किया, IMF के मुआहदे किए, फिर उनको आपने आपको झूठा साबित किया, फिर किए, फिर झूठा, एक गो मगो की सूरत हाल में रहे और आखिर में आप यू टर्न लेके बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए। तो अब हमने डॉलर की रुकावट को रोक लिया है, तो वो रिवर्स की तरफ जा रहा है। तो वो रिवर्स की तरफ जाएगा तो वहां से महंगाई के ऊपर काबू होगा, जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उन पे महंगाई नहीं होगी। तो वो हमने वो शुरू कर दिया। तो इमरान खान के दौर में मिस गवर्नेंस की वजह से महंगाई थी। मिस गवर्नेंस क्या थी कि आटा आपके पास अजाफी था नहीं, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट किया, फिर वो महंगा हो गया। चीनी आपने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, वो महंगा हो गया। आज हमने चीनी की रेट कम कर लिए, हमने आटे के रेट कम कर लिए, इसी तरह और जरूरी अशिया के रेट हम कम कर रहे हैं। लेकिन एक मिस गवर्नेंस थी, मिस मैनेजमेंट थी। अब LNG वक्त पे नहीं मंगवाई। देखिए, हमारे उनके दौर पे तो $4 फी MMBTU LNG मिल रही थी, आज तो $40 मिल रही है। उन्होंने वो $4 वाली भी नहीं खरीदी। यानी कि वहां तो 4 वजीर खजाना तब्दील कर दिए, कोई मईशती पॉलिसी नहीं थी। तो उस मिस मैनेजमेंट की वजह से महंगाई का हिस्सा ज्यादा था, रुपए की गिरावट से महंगाई का हिस्सा ज्यादा था, इंटरनेशनल वजूहात से इतना ज्यादा नहीं था। आज ये है कि इंटरनेशनल वजूहात आपके सामने, आप स्टडी कर लें कि जो लोहा है वो कहाँ चला गया, आपका तेल कहाँ चला गया। लेकिन रुपए की गिरावट आप इस पे अभी तो हमें 2 माह हुए, गया रुपया ऊपर। वो इमरान खान की नाअहली के डॉलर के बंदोबस्त नहीं था, उसकी वजह से गया, जो हमने काबू कर लिया। लेकिन अब आप हमारे से सवाल पूछिएगा कि रुपया अगर गिरता है तो क्यों गिरेगा, हम जिम्मेदार हैं। अगर मिस गवर्नेंस की वजह से महंगाई होती है तो हम जिम्मेदार हैं। तो ये फर्क है। देखें, महंगाई की मैंने आपको तीनों वजूहात बता दी। इंटरनेशनल कमोडिटीज, नंबर 2 आपका रुपया, और नंबर 3 आपकी गवर्नेंस, कॉम्पिटेंस। तो ये 3 वजूहात हैं। अगर हमारी इन 2 वजूहात की वजह से महंगाई होती है, रुपए की गिरावट से और मिस गवर्नेंस से, तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस पे ना PTI का काबू था और ना जो है इमरान खान का था। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, आपका सियासी कैरियर तो हमने आपके वाले साहब का देखा, एक तवील सियासी कैरियर था, और उन्होंने फैसलाबाद में जिस तरह की उनकी एक जो गुड गवर्नेंस थी वो भी हमने देखी, और फिर उनकी सलाहियतों को देखते हुए और मियां नवाज शरीफ साहब ने तब जो है वो उनको वज़ीर ख़जाना का जो ओहदा भी दिया। तो अभी आपका आगे क्या प्लान है इलेक्शन के हवाले से और आने वाली सियासत के हवाले से? देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं अपने वालिद साहब की जो लेगेसी है, जो कि एक डेवलपमेंट, मुल्क की डेवलपमेंट, मुल्क को जो है एक सिविलियन सुपरमेसी की तरफ लेके जाना और पार्लिमानी जमहूरियत में बिलीव करना और आवाम के लिए इस मुल्क को बेहतर बनाना, अब आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उसके लिए इस मुल्क को संवारना, ये उनकी लेगेसी थी। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं ये कंटिन्यू करूँ। हमारी PMLN से कोई 30 साल से ज़्यादा अब अरसा हो गया है कि हम इनके साथ एसोसिएटेड हैं, PMLN के साथ, और इस फैमिली का हिस्सा हैं। और इस दौरान हमने मुशर्रफ का दौर भी आया और भी दौर आया, हमने अपनी लीडरशिप और अपनी हम पार्टी के साथ जो हैं वो खड़े रहे, और कभी भी इस दौर के अंदर हम आगे पीछे नहीं हुए। मेरा भी यही जहन है कि हम अपनी जमात के अंदर जो है वो जंग लड़ें, हम अपनी जमात को बेहतर करें, हम इस मुल्क का जो भला है वो PMLN के थ्रू करें, क्योंकि ये बेहतरीन जमात है। और मैं यहाँ अपना जो हल्का है मेरे वालिद साहब का, उधर से ही प्लान करता हूँ कि PMLN के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूँ। और मुझे देखें, पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस जो लेगेसी को ऑनर करेगी। देखें,
यहाँ आपका अगला सवाल होगा कि राजा साहब आ रहे हैं, और तो वो वेलकम है पार्टी में, वो आना चाहते हैं, वो आ गए हैं, या वो अभी तो ऑपोजिशन लीडर हैं लेकिन आगे मुस्तकबिल में वो आते हैं नहीं आते, वो एक ऐसी चीज़ है, वो हम देखेंगे। बाकी जो पार्टी फैसला करेगी मेरे लिए, मुझे वो कबूल है पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए अगर हमें कुर्बानी भी कोई देनी पड़ती है तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है वो अगर मेरिट पे फैसला करेगी, और पार्टी अगर जो है वो टैलेंट पे फैसला करेगी, तो पार्टी ज़रूर मुझे जो है वो हल्का यानी 110 जो अभी 104 हो गया है वहाँ से टिकट भी अलॉट करेगी, और मैं यहाँ से इलेक्शन भी लड़ूंगा। मेरा वर्क इधर के लिए जारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि राजा साहब अभी अपोजिशन लीडर हैं, आपके जो है वो वालिद साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। उनका मुस्लिम लीग नून में आना क्या समझते हैं कि फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये बताइएगा। क्योंकि राजा साहब ने तो पीटीआई में रह के पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में आ गए, फिर आपके वालिद साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अभी वो खुद कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग से लड़ूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपोजिशन लीडर हूँ। देखिए, ये तो अब इसका आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जो एक ऑपोजिशन लीडर हो उसको जो है वो किस तरह का उसका रवैया होना चाहिए हुकूमत के लिए, उसका मेरे से बेहतर आप फैसला कर सकते हैं या आवाम कर सकती है। बाकी मैं समझता हूँ, देखें, पार्टी में एंट्री और एग्ज़िट तो आप किसी पे बैन नहीं होता, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ख्वाहिशमंद हो सकता है कि वो एक प्लेटफॉर्म से छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये अलहदा बात है कि हमने एक ही प्लेटफॉर्म रखा और हम आगे भी मुस्तकबिल में भी यही प्लेटफॉर्म रखेंगे और इसी के ऊपर वो करेंगे। देखिए, अवामी रद्दअमल होता है, अवाम और जो वर्कर्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, हर बंदे ने अपना खुद जगह बनानी होती है। राजा साहब अगर मेहनत करेंगे और वो अगर अवाम को समझा सकेंगे कि वो पहले पीपल्स पार्टी में क्यों थे और फिर वक्त आने पे वो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में क्यों चले गए और फिर वो पीटीआई को छोड़ के पीएमएलएन में क्यों आ गए, और अगर वो लोगों को इस मामले में कन्विंस कर सके तो अवाम उनको वोट ज़रूर दे देगी, और अगर नहीं कर सके तो फिर वो रद्द अमल ज़रूर आएगा। ये अब उनके ऊपर मुनसर है कि वो किस तरीके से अपने ये जो एक देखे ना, लोग इसको सवाल ज़रूर उठाते हैं लेकिन इस सवाल का जवाब राजा साहब ने देना है। उन्होंने क्लियर करना है कि वो क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में अपना दिल बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये उनकी कोशिश है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मेरे लिए क्लियर है कि मैं अपनी काविश और अपनी कोशिश इस हल्के में जारी रखे हुआ हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जो है इंशाल्लाह मेरिट पे जब फैसला करेगी, वो जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। अच्छा सर, अभी रिसेंटली आपकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो लंदन में मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई आपकी नवाज शरीफ साहब के साथ? उनका आने का कोई प्लान है, नहीं है, कब तक आएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के लोग उनका बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अब तो हुकूमत भी आपकी। देखिए, फरवरी में मेरी मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होनी चाहिए, तो मैंने उसका मनफी में जवाब दिया था कि मुझे पता था कि मईशती सूरत हाल जो है वो मुल्क के लिए ख़राब होगी और बदतरी की तरफ जाएगी। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया, तो उनका जवाब ये था कि हम समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं इसी साल में हो जाएंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि फिर पीडीएम ने फ़ैसला जो है अपना तब्दील कर लिया और इलेक्शंस इस साल नहीं होने जा रहे, अब वो अगस्त 2023 में होंगे। लेकिन दार साहब भी वहाँ बैठे थे, तो दार साहब ने ये बताया कि हमें अगर हुकूमत जो है वो अगले इलेक्शंस के बाद भी अगर मिलती है तो हमें गुलदस्ता नहीं मिलना फूलों का, वो कांटों बिछा सूरत हाल ही होगी जहां मईशत को ये इस हद तक ना तबाह कर दें कि मुल्क बिल्कुल तबाही के दौराए पे खड़ा हो जाए। तो बेहतर है कि अभी इस ऐसी हुकूमत से, देखें, इस इमरान खान की हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि वो अपोजिशन के साथ ना बैठना चाहते थे, ना वो उनसे बातचीत करना चाहते थे, ना वो उनको मुशावरत में रखते थे। तो ये पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के दो सतून होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन, दोनों ने मिलकर काम करना होता है। तो ये फ्लॉ जो था ना, ये मुल्क को पीछे लेके जा रहा था, तो इसलिए उनसे निजात हासिल करना बड़ा ज़रूरी था कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हो, फैसले जो हैं हमांगी के साथ हो, बजाय कि हम ये कहें कि मैं नेक हूँ, मैं अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ और ये बंदा जो ये बंदा है ये काफिर है। तो इस तरह ये सियासत नहीं है, ये कुछ और है।
ये तकसीम है, इंतशार है, ये इसको आप सियासत नहीं कहेंगे, तो इमरान खान इस दुराए पे चल पड़े। अभी भी हम समझते हैं उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो वहाँ देखें मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए, और अगले इलेक्शंस के अंदर जब भी होंगे, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद होंगे। जी राना अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने राना साहब की बातें भी सुनी और उनका मुआशी जो विज़न है पार्टी के लिए और शहबाज हुकूमत के लिए, वो भी आपने सुना। तो जी नाज़रीन, आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल की बातें सुनी और ख़ास तौर पे उन्होंने जो मुआशियत के हवाले से बातें की हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।